विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताया कि हम एनसीईआरटी की साइंस विषय अपन कंप्लीट पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में अपन विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोस्तों जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि किस प्रकार से जीव अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, जैसे पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। ये सारी क्रियाएँ अपन जैव प्रक्रम में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको बाकी के चैप्टर देख लें तो हमने नए सिरे से कर रखे हैं। अब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो इस साल से राजस्थान बोर्ड में भी लागू हो चुका है, तो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अपन शुरू करें क्लास को, आज की क्लास को। अगर आप लोगों ने इससे पिछले 5 चैप्टर नहीं देखे हैं या आप इसके अलावा अगर और कोई चैप्टर देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिलेगा आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको केवल चैप्टर नंबर 6 ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी का कोर्स है, एक बात ध्यान रखना इस बात का, ये जो लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी का कोर्स है। अपने बुक के अंदर एक बार नाम पढ़ के देख लेना, जैव प्रक्रम, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का या अदर बोर्ड का हो। जैसा कि आपको पता है कि इस साल से राजस्थान बोर्ड में भी यही सिलेबस अप्लाई हो चुका है, तो राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। जब अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनके जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है उनका भी अपन वीडियो जल्दी लेके आएंगे। उसके बाद में जब अपना कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, कोर्स करवाने के बाद में फिर आपका एक बार मैं फिर से आप लोगों का एक क्रैश कोर्स शुरू करूंगा दोस्तों। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे श्वसन की, उत्सर्जन की, पोषण की, जो वृद्धियाँ करते हैं अपन, चाहे वो वृद्धि सजीवों में हो, या सजीवों में चाहे पेड़ पौधों में हो या जीव जंतुओं में हो। ठीक है, तो करते हैं अपन शुरू। देखिए, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवधारी यानी कि जो सजीव होते हैं उन सभी में जीवन जीने के लिए विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है। जैसे अपन सुबह उठते हैं, जैसे दूध पीते हैं, या अपन दिन में खाना खाते हैं, या अपन श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यूरिन जाते हैं, तो ये सारा किस में आता है, जैव प्रक्रम में आता है। जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा भी है, यानी कि जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं या ऐसा प्रोसेस जिनके द्वारा जीवों का शरीर मेंटेनेंस होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब वो किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होता है, किन किन प्रक्रमों के द्वारा होता है, वो सभी अपन जैव प्रक्रम में रखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए जैव प्रक्रम का मतलब। जैव प्रक्रम का मतलब ये होता है कि जीवन को जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सभी जैव प्रक्रम में आते हैं। तो इस कड़ी में अपन सबसे पहले देखेंगे पोषण। एक मैं आपको बात बताता हूँ दोस्तों। देखो, बात ये है कि अब तक आपने, जैसे मैंने केमिस्ट्री में आपको 5 लेसन के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए। अब आ गई ये अपने पास में बायोलॉजी आ गई। तो बायोलॉजी में आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप टॉपिक को अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में साथ के साथ में इसके नोट्स बनाते रहना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार आप वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग वीडियो में देख के आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाना दोस्तों। अगर आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब आप सभी जानते हैं, जीवधारियों द्वारा यानी कि अपने द्वारा विभिन्न पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स तथा जल के अंतर्ग्रहण का मतलब होता है शरीर के अंदर लेना के साथ साथ जीवधारियों द्वारा इन पोषकों के उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जिसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई हमारा बच्चा खाता तो खूब है लेकिन शरीर को लगता ही नहीं है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर जो शरीर को लगना, तो देखो खाता तो खूब है, अंतर्ग्रहण तो खूब कर रहा है लेकिन वहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो पोषण का मतलब हो गया खाने के साथ साथ में शरीर को लगना भी चाहिए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए अपन इस भोजन को खा रहे हैं वह उद्देश्य भी पूर्ण होना चाहिए। देखो, अगली परिभाषा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, पोषण किसे कहते हैं। तो वह विधि
जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लिए आपने आम खाया, अब आम के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद है उसका शरीर को आराम से उसका अवशोषण हो जाना चाहिए, यानी कि शरीर के अंदर उस तत्व की पूर्ति हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, एक तो जो खुद खाना बनाते हैं और एक दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन हो गया? स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, जिसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस कड़ी में कौन आता है? उस कड़ी में आते हैं सारे पेड़ पौधे। एक बात बताओ, क्या पेड़ पौधे अपने लिए कोई अलग से फसल लगाते हैं कि अपना भोजन जीवन के लिए? नहीं लगाते हैं सर, वो तो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि उनकी हरी पत्तियों में हरित लवक में पर्णहरित होता है और वह सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है। ये सभी बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट इसमें दे दूंगा कि आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा और देख लेना। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप लोगों की सारी क्यूरीज मैं इस चैप्टर को क्लियर कर दूँगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्व यानी खुद पोषण कहलाते हैं। देखो सुनो, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। जैसे अब किस रूप में बनाते हैं? ऊर्जा कैसी होती है? ATP के रूप में, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, संसार के जितने भी पौधे हैं, जितने भी हरे पादप है जिनमें पर्णहरित होता है, वो सभी खाना बनाते समय या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। और यही कारण है कि अपने पेड़ पौधों को बोलते हैं ये अपने को जीवन देते हैं या अपने को ऑक्सीजन देते हैं, और मुक्त क्या करते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को आप और हम ग्रहण करते हैं। तथा ऐसे जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं, यानी खुद का पोषण खुद ही करते हैं। ऐसा अपनी तरह नहीं है कि भाई किसी जानवर को खा गए हैं या कोई अपने फसल को बोल लिया फिर उसके अनाज को खाएंगे, तो वो क्या हो गया? परपोषी हो गया। जैसे भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, जैसे हरे पादप, पेड़ इत्यादि। दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? देखो दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? विषम पोषी, जिसको अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, पोषण की यह विधि विषम पोषी विधि कहलाती है, तथा ऐसे जीवधारी विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब विषम पोषी का मतलब क्या हो गया? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और जो दूसरे बनाते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं, या मैं ऐसे बता दूं कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं अपन। तो वह पोषण जिससे जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, जैसे मानव, पशु, पक्षी आदि। मानव भी देखो फसलें उगाता है, यानी कि हम भी हरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। शाकाहारी जैसे कुछ मनुष्य भी शाकाहारी होते हैं और कुछ मनुष्य भी मांसाहारी होते हैं। और यही कारण है कि हमारी जो श्रेणी है वह सर्वाहारी में आती है। जो हमारी श्रेणी होती है सर्वाहारी में आती है। देखिए दोस्तों, जो बाहर जो साउंड हो रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए इधर उधर बैठ के ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आपको आवाज़ अच्छे से अच्छी सुनाई दे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ और गाँव में थोड़ा सा आप लोग जानते हैं माहौल ऐसा ही रहता है। मांसाहारी में क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन अन्य जंतुओं के मांस से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। तो मांसाहारी समझ गए, जैसे शेर, चीता, ये क्या करते हैं? ये हिरण वगैरह को, यानी मांस को ही खाते हैं। ये घास थोड़ी खाता है, शेर नहीं खाता। जो घास खाने वाला होता है हिरण, वो तो हो गया शाकाहारी, और जो शेर है वो हो गया मांसाहारी। अब एक तीसरी कैटेगरी और इसमें कौन सी है? सर्वाहारी। सर्वाहारी में अपन मनुष्य आ गया। अपन देखो रोटी सब्जी भी खा जाते हैं और
ये मीट मुर्गा भी खा जाते हैं, ठीक है। ऐसे जीवधारी, वैसे मैं तो नहीं खाता भाई, ठीक है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन पौधों व जंतुओं दोनों से प्राप्त कर सकते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग लगभग सभी मांसाहारी होते हैं। ये अपनी बात होगी पोषण की स्टार्टिंग की, ये किस प्रकार से लोग अपना भोजन बनाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। तो अपन बात करें स्वपोषी पोषण की, तो इस कड़ी में अपनी अगली और मोस्ट हेडिंग है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों। देखिए सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी होते हैं जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, जिसे नील हरित शैवाल, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का मतलब हो गया इन्होंने प्रकृति के मदद से खुद बनाया है का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण का। अब देखो जैसे अपन रसोई में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए अपने को कच्चा सामग्री चाहिए, जैसे आटा हो गया, दाल होगी या साग सब्जी होगी, मिर्च मसाले हो गए, पानी हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया। तो इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के अंदर खाना बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ती है वो देख लिया आप। तो देखो इसमें कच्ची सामग्री अपने को क्या चाहिए दोस्तों। जैसे पहला है सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर है क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में, सामान्यतः हरी पत्तियों में या जो तरुण तने होते हैं जो हरे होते हैं उनमें भी पाया जाता है। साथ में CO2 गैस जिसको अपन मुक्त करते हैं श्वसन में, और जल। जब ये चारों चीज़ें अपने पास में मौजूद रहेगी तो उसके बाद में ये क्रिया होगी और भोजन बनेगा। भोजन में क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। देखो मैं रिएक्शन आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ा सा आराम से ध्यान से देख लेना। ये बैलेंस करना आपने पिछले क्लासों में सीख लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, H2 किसका सूत्र होता है, पानी का, और कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोनों चीज़ यानी CO2 और जल किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पर्णहरित कहाँ होता है, पत्तियों में। जब ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएगी तो क्या बनेगा यहाँ पर, ग्लूकोज। क्या बनेगा यहाँ पर, ग्लूकोज। अब मुक्त क्या होती है, देखो ऑक्सीजन गैस। O2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस, जो हमारे जीवन जीने के लिए प्राणदायक गैस है। साथ में देखो पानी भी मुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज से आप लोगों को पता लग गया होगा कि पेड़ पौधे किस प्रकार से हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। तो CO2 प्लस जल, साथ में सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित जो पत्तियों में पाया जाता है, और ध्यान रखना पत्तियों में ही भोजन बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अपन चलिए अब आगे की अपन बात करें। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कभी जैसे बारिश के मौसम में या मान लो गर्मी का टाइम, देखो आप तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि अपन पेड़ के नीचे बैठते हैं, जैसे मान लो पीपल के नीचे या बरगद के नीचे या नीम के नीचे या अपना अल्डू वगैरह हो गया, राजस्थानी है तो सारे समझते हैं, ठीक है। या जैसे अपने यूपी बिहार उधर जाएंगे तो आम वगैरह हो गया, यानी कि जो हरे पेड़ होते हैं उनके नीचे ठंडक रहती है। तो ठंडक क्यों होती है पता है आप लोगों को, ठंडक इसीलिए होती है क्योंकि पेड़ की जो पत्तियों के लगभग निचले भागों में, कुछ ऊपरी भागों में भी होते हैं, लेकिन नीचे वाले भागों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों के अंदर क्या होता है, भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद में देखो वो जो पानी होता है वो भाप के रूप में बाहर निकलता है। जैसे अभी अपन ने ऊपर खाना बनाया ना, उस समय देखा आपने, तो जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता है। तो वो उससे क्या होता है, अपने को ठंडक मिलती है, ठीक है। क्यों, हवा में घुलेगा, और वो जैसे अपने कूलर में आती है ना ठंडी ठंडी हवा, उसी प्रकार से वहाँ पर रंध्रों के द्वारा हमें वाष्प मिलती है, और इससे हमें आसपास का जो वायुमंडल होता है हमारा ठंडा हो जाता है। तो देखो रंध्र किसे कहते हैं, तो रंध्र होता है पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें अपन रंध्र कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो रंध्र यानी जो छिद्र होते हैं उनको जो घेरती है, उनको जो घेरने वाली जो कोशिका होती है उसे अपन द्वार कोशिका कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं आपको किताब में दिखाता हूं, देखो समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं आपको सारी चीज़ें देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो देखो ये है, जैसे मान लो रंध्र यानी जो छिद्र है ये, ठीक है। अब इस छिद्र को जो घेरने वाली कोशिका होती है उस कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। ये क्या होती है,
द्वार कोशिका। और इन द्वार कोशिकाओं में क्या होते हैं, जो हरे रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या होता है, इसका हरित लवक। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत ये पत्ती अपनी, ये क्या अपनी एक पत्ती, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये थोड़े सूक्ष्म होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को ये किस प्रकार से होते हैं। अब इसमें देखो, ये द्वार कोशिका चाहेगी तो इसको सिकोड़ देगी। अगर द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है आपस में, ऐसे सिकुड़ जाती है, तो छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और अगर ये फूल जाती है यानी फैल जाती है, तो छिद्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पर खुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। तो ये मैंने बात आपको समझा भी दी यहाँ पर कि द्वार कोशिकाएं अगर सिकुड़ जाएगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे, और फूल जाएगी तो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रंध्रों की बात हमारी समाप्त हो जाती है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसमें इस रंध्रों के कार्य क्या क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, रंध्रों के कार्य की अपन बात करें तो सबसे पहला काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। गैस वायुमंडल से कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी मात्रा में छोड़नी है, ऑक्सीजन कितनी देनी है और CO2 कितनी लेनी है, वो सारे काम कौन करता है। जैसे अपना मुख होता है ना, अपनी नासिका होती है, नाक होता है, उसी प्रकार से समझ लो ये उसका मुंह नाक है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया इसका, गैसों का आदान प्रदान करना। तो सबसे पहला रंध्रों कार्य क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला काम गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा, वाष्पोषण प्रक्रिया में अधिकांश जल इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे अपने भी तो पसीना आता है ना, त्वचा के द्वारा पसीना बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है, लवण बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी वाष्पोषण क्रिया में जो भाप के रूप में जो पानी बाहर निकलता है, वो इन रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकलता है। एक मैं आपको स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, विज्ञान क्लासेज पॉइंट, अपना VC पॉइंट का मतलब विज्ञान क्लासेज पॉइंट, जो आपको याद रखना है। रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं, तो कुछ जीवाणु विभिन्न तत्वों से अपना भोजन रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा स्वयं बनाते हैं, इन्हें रासायनिक संश्लेषी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है अपने को, रसायन यानी कि केमिकल की वजह से, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं अपनी केमिस्ट्री, ऐसा समझ लो केमिस्ट्री की मदद से अगर कोई अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से रसायन संश्लेषी होते हैं। अब मैं इस चीज़ की बार परिभाषा आपको वापस रिपीट करता हूँ। कुछ जीवाणु विभिन्न तत्वों से अपना भोजन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, उन्हें रासायनिक संश्लेषी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आप शायद आपको समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर होता है। अब देखो, एक चीज़ है, मैं आपको एक हेडिंग है, अच्छी सी हेडिंग है, वो मैं आपको बुक में डायरेक्ट समझा देता हूँ कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो अपनी अगली हेडिंग है अमीबा में पोषण। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, इसे समझने वाली चीज़ क्या है। अब देखो चलो, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय छोटा जीव होता है। इसमें अपनी तरह तो कोई पाचन तंत्र होता नहीं है कि बेचारा इतना बड़ा सिस्टम है कि मुख भी हो इसके या अलग अलग इसके ऑर्गन्स हो, ऐसा कुछ है इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा अपना काम चला रहा है। देखो कैसे, ये अमीबा भी है, जीव है बेचारा, अब ये भी तो भोजन करता है, कैसे करता है देखो। अब आपको पता है अमीबा की कुछ संरचना तो होती नहीं, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जब चाहे वैसे अपना रूप इसने बदल लिया। तो अमीबा है, जैसे को खाने का कण पास में आएगा, इस प्रकार के दो प्रवर्ध निकाल लेगा, अपनी संरचना में बदलाव कर लेगा। अब आपको पता है इसमें एक केंद्रक होता है कोशिका में, तो ये जो खाने का है, खाने को देखा उसने, खाने को देखते ही उसने इस प्रकार से इसको लपेट मारना शुरू कर दिया, यानी कि ये चाह रहा है कि इस खाने को अंदर में खा जाऊँ, यानी इसका अंतर्ग्रहण कर रहा। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं पादाब, या इनको कूटपाद भी कहते हैं, यानी समझ लो इसका मुंह बना लिया इसने, अपनी डिजाइन बना ली। फिर धीरे धीरे क्या कर लिया, इस खाने को इसने मकड़ी के जाल की तरह बंद कर लिया और इस प्रकार से खाना प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। आप जानते हैं केंद्र का शरीर वैसे ही अनिश्चित होता है, किसी प्रकार से अपना रूप बदल सकता है। तो खाना देखा, खाने के हिसाब से इसने कूटपाद निकाले, कूटपाद निकालते ही फिर इसने इस प्रकार से खाद्य रिक्तिका यानी कि जो जाली है जिसके अंदर खाद्य कण मौजूद है। ठीक है, और इस प्रकार से अमीबा भोजन कर लेता है। देखिए थोड़ा वीडियो ब्लर करता है बीच बीच में, क्योंकि मोबाइल क्या उतना हाई क्वालिटी का नहीं है। अब आप लोग अगर अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हमारा वीडियो आगे रैंक करेगा, तो इससे अपना भविष्य में अपना अच्छा मोबाइल भी लेके आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छी एजुकेशन में दे सकूँ दोस्तों। अगला है मानव में पोषण।
अब वो तो बात अपने अमीबा में कर ली, अमीबा में तो सरल संरचना आती है इसलिए फटाफट काम हो गया। अब मानव में समझने के लिए आपको थोड़ा सा जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो अपन मानव में पोषण यानी कि अपन बात कर रहे हैं हमारे पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र की अपन जब बात करते हैं यानी फिर अपन बात करें मुख गुहा से लेकर गुदा तक जो प्रक्रियाएं होती है वो सारा पाचन तंत्र में आती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारे बच्चों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या आहार नाल ही पाचन तंत्र है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, पाचन तंत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको इसके प्रकार ही बताता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो पाचन तंत्र में देखो 2 क्रिया होते हैं, एक तो होता है आहार नाल जो मुख से लेकर गुदा तक एनएस तक होता है, और दूसरा होता है इसमें ग्रंथियाँ जो रसों का स्त्रावण करती है, यानी जैसे मान लो लार हो गई, अपना लीवर हो गया, अपने पैंक्रियाज होगी, ये क्या करती है? रस निकालती है। तो ध्यान रखना जो अपनी जो ग्रंथियाँ हैं प्लस आहार नाल है, जब दोनों एक जगह जुड़ जाएगी, जब दोनों एक जगह जुड़ जाएगी तो इसको मिला के अपन पाचन तंत्र बोलेंगे, इसको अपन मिलाकर बोलेंगे पाचन तंत्र। अकेली आहार नाल को अपन पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का पता लग चुका है। अपन अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। देखिए पाचन तंत्र में कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों के बड़े जटिल तथा अघुलनशील पदार्थ है, यानी कि जो मोटे मोटे जो पदार्थ हैं, जो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं, वो किस में बदल जाते हैं? छोटे में। बड़े किस में बदल जाएंगे? छोटे में। जटिल वो किस में बदल जाएंगे? सरल में। जटिल का मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, और एक तो सिंपल आदमी होता है, तो ये जो जटिल चीज़ें हैं वो सरल में बदल जाएगी, बड़ी चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे, और अघुलनशील यानी जो घुलते नहीं हैं वो घुलने वाले पदार्थों में, अणुओं में बदल जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। इसकी एक परिभाषा मैंने और आपके लिए निकाली है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का यांत्रिक का मतलब ऐसे हो गया, जैसे मान लो अपन ने जैसे रोटी, मोटी सारी रोटी खाई, फिर अपन दांतों की मदद से क्या करते हैं? उसका छोटा छोटे टुकड़े करते हैं, लार बनाते हैं, काइम बनाते हैं, उसका छोटा छोटा करते हैं, तो वो क्रिया क्या होगी इसकी? यांत्रिक, यानी मोटे पत्थर को छोटे भाग में पलटना। एवं रासायनिक सरलीकरण पाचन कहलाता है। अब रासायनिक सरलीकरण का मतलब हो गया कि खाने में जो जो भोज्य पदार्थ थे, जो पोषक तत्व थे, उन सभी का रासायनिक तरीके से शरीर के द्वारा अवशोषण करना। चलो अपने एक बार मेरे पास एक डायग्राम है, उसकी मदद से मैं आपको कंप्लीट समझाते चलता हूँ, आप लोग साथ के साथ में इसको समझते चलना, ठीक है। देखिए ये अपना है मानव का पाचन तंत्र। ये क्या है? मानव का पाचन तंत्र। तो देखो पाचन तंत्र की शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था आहार नाल। तो आहार नाल की शुरुआत होती है यहाँ से, जीभ से, मुंह से, यानी मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो जो मुख होता है ना, ये जैसे मुख के अंदर होता है जीभ, दांत और लार ग्रंथि, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती है? मुख गुहा। क्या बनाती है? मुख गुहा। तो जैसे मुख गुहा में क्या होता है? लार, दांत, जीभ। तो जीभ में क्या होती है? छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ होती है, जिनके द्वारा अपने को स्वाद का ज्ञान होता है। जैसे अगर आपने मिर्च खा ली तो आपको पता लग जाएगा कि मिर्च खा ली, मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, वो सभी हमें पता लगता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे कण से होते हैं, आप लोग अपनी जीभ को चेक कर लेना ऊपर की तरफ, तो वो क्या होते हैं? इसके अंकुर होते हैं, वो कलिकाएँ होती है। दूसरे दांत होते हैं। दांत आप सभी जानते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? अपने मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतनक, रदनक, अग्रचवनक और चवनक, ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं, यानी ये क्या होते हैं? तीखे होते हैं, तो किसी चीज़ को काटने के काम में आते हैं, ठीक है। तो ये मुख गुही का मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर मुख गुही का आ गई तो मुख गुहा से अपन आगे कहाँ चलेंगे? अब देखो अपन उसके आगे चलेंगे, आगे ग्रसिका की तरफ। तो ग्रसिका क्या होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखो ग्रसिका, देखो ये आप लोगों को दिखाई दे रही लंबाई सारी, एक तरीक़े से पाइप है। ये क्या है? एक तरीक़ा सा पाइप है जो यहाँ पर भोजन को चबाया गया है। इस पाइप के अंदर जो खाना है वो खाना आमाशय तक पहुँचाने का काम कौन करती है? ग्रसिका करती है। यानी कि इसी की इस पाइप की मदद से अपना जो भोजन है वो क्रमांकुंचन गति, क्रमांकुंचन का मतलब होता है ऐसे हिलते डुलते जाता है, ऐसे धीरे 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 ऐसे हिलता हिलता आमाशय में जाता है। तो इस ग्रास नली का काम क्या होता है? भोजन को आमाशय तक पहुँचाना, क्रमांकुंचन गति होती है, ध्यान रखना।
अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसको अपन बोलते हैं घाटी ढक्कन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कभी कभी हम पानी पीते हैं और गलती से श्वास नली में पानी चला जाता है तो अपने को खांसी आती है, वो गलती से होता है। जैसे हंस रहे हैं, कहीं पानी पी लिया, खाना खा लिया और कहीं ध्यान है, तो कई बार क्या होता है भोजन श्वास नली में चला जाता है गलती से, तो श्वास नली क्या होती है वेग के साथ में उस भोजन को या उस पानी को बाहर निकालती है, जिससे अपना खांसी वगैरह आती है। तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन ये काम करता है कि भोजन को तो जाने देना है आहार नाल में और सांस को जाने देना है श्वसन तंत्र में, यानी फेफड़ों के पास में तो हवा को पहुँचाएगा और खाने पीने को आमाशय तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये अपना बीसी पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक फ्लैप होता है, यानी फ्लैप का मतलब होता है जैसे एक ढक्कन होता है, और ये ढक्कन घाटी ढक्कन कहलाता है। अब आती है अपनी आमाशय, यानी अपना भोजन देखो मुख गुहा से ग्रसिका में होता हुआ आमाशय में पहुंच गया। देखो आमाशय का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जे आकार का होता है, ये जयपुर जयपुर जे आकार का होता है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा जे आकार का होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका कार्डिक, दूसरा भाग होता है इसका जठर निर्गमी और बीच का भाग होता है इसका फंडिक। तो कार्डिक भाग क्या करता है, ग्रसिका और आमाशय को जोड़ता है। यहाँ पर एक वाल होता है, यहाँ पर क्या होता है वाल होता है, जैसे भोजन अगर पेट भर गया तो वाल बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये वाल हो गया, इस वाल का नाम है कार्डिक हो गया इधर का। और जठर निर्गमी ये होता है आमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है, आमाशय को छोटी आंत का मतलब क्या होता है यहाँ पर शुद्रांत। आमाशय को किससे जोड़ता है, शुद्रांत से जोड़ता है। और जो फंडिस होता है वो बीच का भाग होता है। अब ध्यान रखना आमाशय में क्या होते हैं, जठर रस स्त्रावित होते हैं, जैसे HCl, पेप्सिन, रेनिन। और एक बात एक सर्वे बताता है कि यहाँ पर जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है। कितने होती है, लगभग 3 करोड़ के आसपास इनकी संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं जठरस HCl, पेप्सिन, रेनिन स्त्रावित होते हैं, और भी होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। जठर ग्रंथियों की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है, और इसकी जो क्षमता होती है वो 1 से 3 लीटर तक का आहार ग्रहण कर सकता है कौन, अपना आमाशय। आगे अपन बात करें छोटी आंत की, तो देखो छोटी आंत कहाँ है, मैं आपको दिखाऊं। देखो जहाँ से अपना आमाशय खत्म हुआ वो जिससे जुड़ा हुआ है, जिसको अपन बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर शुद्रांत। तो जो शुद्रांत है ना, जो लंबा सा पाइप सा लपेटा सा दे रखा है, तो ये क्या होती है, छोटी आंत होती है। इसकी लंबाई होती है भैया 7 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर 7 मीटर होती है। और यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर कोई पूछ ले आपको कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब देखो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा होता है इसका अग्र शुद्रांत, और तीसरा भाग होता है इसका शुद्रांत। ठीक है, तो ये हो गया इसका शुद्रांत भाग। शुद्रांत में क्या होता है, पित्त लवण वगैरह आदि यहाँ पर मौजूद होते हैं। शुद्रांत के अंदर पित्त लवण मौजूद होते हैं। आगे की अपन बात करें, देखो दोस्तों बड़ी आंत की, यानी कि छोटी आंत किससे है, बड़ी आंत से। यानी बड़ी आंत ये आपको दिख रही है, ये वाली बड़ी आंत है, ये ऐसे करके, ये क्या है यहाँ पर बड़ी आंत है। मोटा सा दिख रहा है आपको, पाइप सा गई, ये क्या है यहाँ पर बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत का मेन काम होता है पानी का और लवणों का अवशोषण करना। ध्यान रखना यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है बड़ी आंत में, यहाँ पर केवल पानी का लवणों का अवशोषण होता है। और जो कचरा बच गया, यानी जिस भोजन का पाचन छोटी आंत में नहीं हुआ उसको मल द्वार के द्वारा, गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब याद रखना बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं अंधनाल। अंधनाल यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें क्या होती है, परिशेषिका होती है, जिसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स हो गई। कई बार अपन बोलते हैं ना ऑपरेशन करवाते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, तो ये अपेंडिक्स यहाँ होती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कोलन, कोलन को अपन बोलते हैं वृद्धांत, और लास्ट में होता है यहाँ पर मलाशय। ठीक है, जिसके द्वारा जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो जो वृद्धांत होता है वो युवाकार का होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना युवाकार का, युवाकार है। ठीक है, तो ये युवाकार का हो गया, और इसकी लंबाई होती है लगभग 1.3 मीटर इसकी लंबाई होती है। और जो मलाशय होता है उसकी लंबाई होती है लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, जो एनएस के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। अब अपन दूसरा तंत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र। तो अपन आ जाते हैं अपने नोट्स के साथ में वापस से कि श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना।
श्वसन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि सांस लेना, कि किस प्रकार से व्यक्ति सांस को ग्रहण करता है और किस प्रकार से वह अपनी दिनचर्या को या अपने रक्त को शुद्ध करता है। देखो श्वसन तंत्र जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा देखते हैं। जीवों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं जिसमें ऑक्सीजन के माध्यम से कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार विघटन होता है, श्वसन कहलाती है। इसी क्रिया में ऑक्सीजन तो क्या होती है दोस्तों, ग्रहण होती है, साथ में CO2 क्या होती है यहाँ पर मुक्त होती है। जो से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ें कि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। एक बात हमेशा नोट करके देख लेना कि चाहे वो पादप हो, पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, सभी श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो CO2 कब लेते हैं पेड़ पौधे, CO2 लेते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के समय, यानी कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस समय तो लेंगे CO2 गैस को खाने में, ठीक है, कच्ची सामग्री में। लेकिन जब पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं। तो देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो वायवीय श्वसन होता है और दूसरा होता है अवायवीय। वायवीय का मतलब होता है जहाँ पर वायु उपस्थित है। अब वायु उपस्थित से मतलब अपने को केवल ऑक्सीजन गैस से, अगर ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो उसे अपन बोलेंगे वायवीय श्वसन। और ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कोशिका में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, कोशिकांग में। तो देखो श्वसन में होता क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी कोशिका द्रव्य में जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुवेट के 2 अणुओं में बदल जाता है। और ये वायवीय श्वसन हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है यहाँ पर। और इस श्वसन के द्वारा हमें 6 तो CO2 मिलते हैं, 6 H2 मिलता है। और याद रखने की और काम की चीज़ें मैंने आप इसको लाल पेन से लिख रखा है, 38 ATP आप लोगों को ऊर्जा मिलती है। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, नोट कर लेना है इसको। ATP यानी जैसे अपने शरीर में कैलोरी आती है ना, कैलोरी, इसी प्रकार पादपों में इस ऊर्जा को अपन अपन बात करें यानी कि ये एक तरीके से ऊर्जा की इकाई, जैसे वजन की जैसे ग्राम किलोग्राम है, इसी प्रकार ATP क्या है, ऊर्जा की इकाई है, समझ गए। दूसरा श्वसन होता है अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, और ऑक्सीजन का अभाव जिन में होता है, जैसे एक तो अपने पेशी कोशिकाओं में होता है और एक जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, ईस्ट वगैरह, ईस्ट, खमीर, फफूंद, आपने नाम सुना होगा, ये सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, तो जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदलता है, पायरुवेट में। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो काम की बात, अब यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, यानी कि हमें अल्कोहल मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, प्लस जो काम की चीज़ थी जिसके लिए अपन श्वसन कर रहे थे यहाँ पर, यानी ऊर्जा हमें यहाँ पर केवल 2 ATP ही प्राप्त होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बता देना कि सर वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हमें केवल और केवल 2 ATP प्राप्त होती है। यानी बेस्ट कौन है यहाँ पर, वायवीय श्वसन है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन होगा तो वही श्वसन बेस्ट होता है। देखो पहला तो अवायवीय श्वसन इसमें हो गया। दूसरा है हमारी पेशी कोशिकाओं। तो पेशी कोशिकाओं में क्यों होता है, आप कहोगे सर हमारे शरीर की भाग है वो भी, तो मैं आपको बताऊं, जब अपन बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते हैं या अपन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे घुटनों में या हमारे जॉइंट में दर्द होने लग जाता है। वो दर्द इसीलिए होता है, याद रखना इस बात का, हाथ पैरों में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि हमारे उन जॉइंट्स में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे शरीर की जो हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं उनमें तुरंत पेन शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि इतनी तेज़ी से अपन चल रहे हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव हो गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो वहाँ पर श्वसन की क्रिया में जो अपना वायवीय श्वसन हो रहा था वो रुक गया। कोशिकाओं में होने वाला वायवीय श्वसन क्या होता है, वहाँ पर रुक जाता है, और अवायवीय श्वसन वहाँ पर शुरू हो जाता है। ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज वही पायरुवेट में बदलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव है कहाँ पर, पेशियों में। तो वही अपना जो अभी पहले अपने बनाया था, अगर ईस्ट की बात होगा तो वहाँ पर अल्कोहल बनेगा, लेकिन मनुष्य की पेशियों की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनता है। साथ में कितनी ऊर्जा निकलेगी यहाँ पर, 2 ATP। अब ऊर्जा का मान भी हमें वहाँ पर कम ही मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता लग गया इस चीज़ का दोस्तों। अगर आप हमारी मेहनत को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइक से हमें पता लगता है कि कितने विद्यार्थी हैं जो हमारे को पसंद कर रहे हैं। अगर अपनी अब आगे की अपन बात करें, एक बार इसका अपना फेफड़ा देख लेते हैं। इसका जो
यानी कि ये सारी क्रिया हो किस प्रकार से, किस माध्यम के द्वारा ये श्वसन हो रहा है। तो अपने आवाज़ को फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये नासा छिद्र है, नासा छिद्र के द्वारा यहाँ पर श्वास नली होती है, यहाँ पर ग्रसनी, और ये कंठ है। कंठ में आप लोगों को पता है यहाँ पर एपिग्लोटिस छिद्र होता है। वो घाटी ढक्कन जब खुल जाता है तो श्वास है यानी ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर धीरे धीरे श्वास नली में होती हुई जाएगी फेफड़ों में। फेफड़े कितने होते हैं अपने, 2 होते हैं। तो एक फेफड़े में आपको बताता हूँ। देखो जो एक फेफड़ा होता है उसमें जो फेफड़े होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं में खुल जाते हैं। यानी कि ये जो फेफड़ा खुलेगा ये कहलाती है श्वसनी, यानी 2 श्वसनी होगी, एक श्वसनी इधर एक श्वसनी इधर। तो श्वसनी किस में बदल जाती है, फिर छोटी छोटी पाइप से बदल जाती है, वो किस में बदल जाती है, श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं में क्या होती है, कूपिकाएँ होती है, और यहीं पर ऑक्सीजन विनिमय का काम होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इनको अपना अंग्रेजी में बोलते हैं एल्वेलाइज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना फेफड़ा को जो झिल्ली ढक्के रखती है उसको अपना बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। क्या बोलते हैं अपन उसको, प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। अब अपना जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका नाम है मानव में वहन। मानव में वहन, या मैं आपको बताऊं कि रक्त का आदान प्रदान या रक्त को इधर से लाना उधर से ले जाना, ये काम कौन करता है, हमारा हृदय पंपिंग स्टेशन है। तो शरीर में विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण वहन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला इस शरीर में विभिन्न सारे पदार्थ हो, जैसे ग्लूकोज भी होता है, ब्लड भी होता है। तो यानी ब्लड के अंदर ये बहुत सारे आवश्यक तत्व हैं जो मौजूद होते हैं, और इन सभी चीज़ों से मिलकर एक पूरा रुधिर बनता है, और रुधिर का एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने का कार्य वहन कहलाता है। जैसे अपन सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर शरीर के अंदर इसी चीज़ को अपन ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें तो होता है देहगुह्य रुधिर प्लाज्मा के द्वारा, या डायरेक्ट सेल टू सेल में भी हो जाता है। लेकिन मानव तो क्या एक विकसित प्राणी है, या जंतु होते हैं जो बड़ी श्रेणी के होते हैं, जैसे जानवर हो गए, अपन हो गए हैं, ये सारे क्या होते हैं उच्च श्रेणी के जीव होते हैं। इनमें किस प्रकार होता है, इनमें होता है रुधिर और लसिका तंत्र के द्वारा। अब इनमें अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन परिसंचरण तंत्र। तो देखो परिसंचरण तंत्र में आता है हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और केशिका यानी कैपिलरीज होती है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जिनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अपन बात करें हृदय की, हृदय को सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पंपिंग स्टेशन है। यहीं पर पूरे शरीर का रुधिर आता है और यहीं से फिल्टर होकर वापस से जाता है। एक बात ध्यान रखना, रुधिर को शुद्ध करने का कार्य हृदय नहीं करता है, ब्लड को शुद्ध कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। हृदय तो क्या करता है, एक स्टेशन है जहाँ पर अशुद्ध रुधिर आता है, साफ होकर वापस से चला जाता है। तो देखो इसमें हमारा जो शरीर होता है वो 4 बेस में होता है, जिसमें 2 तो आलेंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ये थोड़ा डायग्राम ऐसे बन गया, नहीं ऐसे इधर आना चाहिए थोड़ा सा। देखो डायग्राम थोड़ा सा मेरे को कम ही बनाना आता है, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझ आना। सॉरी दोस्तों। तो देखिए इधर का भाग होता है वो दायां भाग होता है, इधर का भाग होता है वो बायां भाग होता है। ये वही है जिसको आप लोग दिल बोलते हो ना, हार्ट। तो ये वही है हृदय। जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध हृदय बहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो हमारे शरीर की जो शिराएँ होती है जिनका नाम है अग्र व पश्चिम महाशिराएँ, जो महाशिरा बोला गया इसको, महाशिरा क्या करती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे शरीर में 2 पाइप होते हैं, एक तो शिरा होता है और एक धमनी होता है। शिराएँ क्या करती है, कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। देखो अशुद्ध और शुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताऊँ। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है और CO2 का लेवल बहुत कम होता है। और अशुद्ध का मतलब क्या हो गया, जिसमें CO2 का मान क्या होता है ज़्यादा, ऑक्सीजन का मान क्या होता है कम। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है। तो शुद्ध और अशुद्ध। तो अशुद्ध जो रक्त होता है वह किस में बहता है, शिराओं में, और शुद्ध किस में बहता है, धमनियों में। ये याद रखना, आप लोग नोट कर लेना है, अलग से नोट कर लेना है इसको। तो शिराएँ क्या करती है, एक बड़ी शिरा होती है जो शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है वो सारा समेट के इसे दाएं आलिंद में डालेगी।
अब जब दाएं अलिंद की कैपेसिटी होती है, जब वो भर जाता है तो यहाँ पर त्रिवलनी का पार्ट होता है, यानी कि 3 लेयर का एक गेट होता है। तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो इधर से जितना भी अशुद्ध रक्त था वो सारा इस नीले में आ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। तो ये दायां अलिंद हो गया और ये दायां नीले हो गया। जब इसके अंदर रक्त भरना शुरू हो जाएगा, इधर से गेट बंद हो जाएगा, वापस इधर से रक्त नहीं जाता, इधर से खाली बस 1 वे ही है, 2 वे यहाँ पर नहीं होता। जब ये पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर एक धमनी होती है, जिस धमनी का नाम होता है फफूसीय धमनी। क्या नाम होता है उसका? फफूसीय धमनी। इसके ऊपर दबाव पड़ेगा और इधर से रक्त क्या करेगा, इस फफूसीय धमनी की मदद से अशुद्ध रक्त है ना, वो कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़े क्या करेंगे? उस अशुद्ध रक्त को फिल्टर कर देंगे और किसके बदल देंगे? उसको शुद्ध रक्त में। अब ये शुद्ध रक्त होगा वो फफूसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद कहाँ है सर? यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से ये रुधिर गया, फेफड़ों में फिल्टर होकर आ गया और जाके कहाँ गिरेगा? इसमें गिरेगा। अब इस आ गए अपन बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। अब यहाँ पर जो फफूसीय शिरा थी वो यहाँ इसको लेकर आई है, यहाँ पर इसको लेकर आई है, यानी बाएं आलिंद में रक्त आ गया। अब इधर द्विवलनी का पार्ट होते हैं, यानी जो गेट होते हैं उनमें 2 लेयर्स होती है। तो इधर भी सिस्टम होता है, 1 वे होता है, आएगा बस उधर नहीं जाएगा। तो इधर जब दबाव पड़ेगा, थैली भर जाएगी तो रक्त इधर आएगा। अब यहाँ पर क्या होती है? एक महाधमनी होती है। यहाँ पर क्या होती है? महाधमनी होती है। किसमें? बाएं नीले में होती है महाधमनी। ये महाधमनी क्या करेगी? इस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित कर देगी, पूरे शरीर में प्रवाहित कर देती है। अब मैं आपको कुछ काम की बातें हैं जो मोस्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो शिरा होती है उसमें तो क्या बहता है? अशुद्ध रक्त, और धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रक्त। लेकिन इनके अपवाद हैं, इनके अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? फफूसीय जो धमनी होती है उनमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। याद रखना इस बात का, ठीक है। और जो फफूसीय जो शिरा होती है उसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त। बस ये अपवाद है, थोड़ा सा इस अपवाद को आप लोगों को ध्यान रख लेना, बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस चीज़ को एक बार, इस परिसरण तंत्र को मैं एक बार फिर से एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से लिखा है और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो अशुद्ध रक्त होता है हमने महाशिरा से लिया, ठीक है। महाशिरा में आया, यानी कि यहाँ पर आया सबसे पहले। यहाँ से आने के बाद में ये दाएं आलिंद में आ गया, दाएं आलिंद ये भर गया, यहाँ से क्या आएगा? बाएं नीले में आएगा। अब बाएं नीले में क्या था? यहाँ पर फफूसीय धमनी थी। फफूसीय धमनी इस अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाएगी? फेफड़ों में। फेफड़े क्या करेंगे? इसको शुद्ध कर देंगे। अब फेफड़े फफूसीय शिरा के द्वारा, इस फफूसीय शिरा के द्वारा इस शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में यहाँ पर डाल दिया, बाएं आलिंद में डाल दिया। बाएं आलिंद से रक्त किस में आएगा? बाएं नीले में आएगा। अब बाएं नीले में क्या होती है? एक महाधमनी होती है, ठीक है। अब महाधमनी क्या, ये क्या होती है? महाधमनी होती है, ठीक है। महाधमनी नहीं भाई, ये महाशिरा है दोस्तों। ये क्या है? यहाँ पर महाधमनी है ये, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महाशिरा नहीं है कि यहाँ पर महाधमनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है वह धमनियों में होता है। तो यहाँ पर महाधमनी क्या करेगी? उस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरीके से अपना ये परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। अब इसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ कि परिसंचरण तंत्र, ध्यान रखना, रुधिर के बिना अधूरा होता है। तो अगली अपनी हेडिंग है जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रुधिर, रुधिर में 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। कणिकाएं में 3 भाग होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र के बाद में अपन ने हृदय वगैरह पढ़ लिया, यानी अपन ने परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया। अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पेड़ पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। ये बात अपन ने मनुष्य में कर ली, क्योंकि मनुष्य के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जैसा सिस्टम पेड़ पौधों में नहीं होता। तो पौधों में परिवहन की बात करते हैं। तो पौधों में जल एवं इसमें घुलित लवणों तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। तो पौधों में यह कार्य 2 ऊतकों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में ऐसा कोई वहाँ पर हृदय होता नहीं, वहाँ पर फेफड़े होते नहीं है, इनमें 2 पाइप होते हैं, समझ लो। तो पहले पाइप का नाम होता है जाइलम, दूसरे पाइप का नाम होता है फ्लोएम। तो जाइलम, J for जाइलम यानी कि जल,
जाइलम क्या करता है, जड़ों से जल को और खनिज लवणों को पेड़ पौधों की पत्तियों या उसके समस्त भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम का मतलब जल, यानी जल व खनिज लवणों का परिवहन का काम कौन करती है, जाइलम करती है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना तैयार हो गया, उसे तैयार हुए हुए खाने को क्या करती है, समस्त भागों में पहुंचाती है। भाई खाने की जरूरत तो सभी को है ना, तो फ्लोएम का क्या काम करती है, समस्त भागों तक पहुंचाती है। एक छोटा सा पॉइंट और है अपने पास में, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों के वायवीय भागों से जल का भाप के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी जब मैंने आपको रंध्र पढ़ाए थे। और वाष्पोत्सर्जन लगभग किसके द्वारा होता है, लगभग वाष्पोत्सर्जन जो छिद्र होते हैं, जो पत्तियों के नीचे भागों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है। अब अपने चैप्टर का सबसे लास्ट भाग की तरफ अपना आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। आप वीडियो मेरे साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग नोट्स बनाइएगा दोस्तों। तो उत्सर्जन यानी कि जैसे आप लोगों को पता है, अपन ने खाना खाया तो अपन ने अभी देखा था कि बड़ी आंत के बाद में भोजन होता है वो अपचित होता है, तो उस अपचित भोजन को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जो अपन ने पानी पिया, पानी के अंदर जो वेस्टेज होता है, जैसे जिनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उन सभी को भी बाहर निकालने का काम कौन करता है, उत्सर्जन तंत्र करता है। तो शरीर में उपापचयी क्रिया यानी कि पाचन के बाद में के दौरान या उस बनने वाले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन अंग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्रक, यानी कि किडनी बोलते हैं अपन उसको। लीवर भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी है और फेफड़े भी है। देखो ये तो अंदरूनी है, इसका तो आप लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन त्वचा का आपको पता है, पसीने वगैरह आते हैं, फेफड़े में अपना श्वसन लेते हैं, CO2 गैस वगैरह बाहर निकालते हैं या विषैली गैसों को बाहर निकालते हैं। कुछ मैं आपको विशेष अपना VC पॉइंट बता रहे हैं। स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, यानी अपन यूरिया को बाहर निकालते हैं। जलीय जीवों में बाहर क्या निकालते हैं, अमोनिया। जो जलीय जीव होते हैं अमोनिया, वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरिया के मैं आपको सूत्र बता दूं, NH2CO NH2 होता है। पक्षी क्या बाहर निकालते हैं, यूरिक अम्ल, ये इसी का एक भाग होता है। एक नोट मैं आपको बता दूं दोस्तों, पौधों में किसी विशेष प्रकार का उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। ये अपने पदार्थ, जो पेड़ पौधे में ऐसा कोई किडनी वगैरह होती नहीं है उनके, ठीक है, या ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है उनके, तो उनमें क्या होता है, जैसे छाल, गोंद, रेजिन इत्यादि के रूप में जो उनका अपशिष्ट होता है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन एक बार इसका देख लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र का ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, जो मैं आपसे बुक्स में बताता हूँ। बुक में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ये है इसका उत्सर्जन तंत्र, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मानव का उत्सर्जन तंत्र है ये। तो अपन पढ़ना है तो कुछ को यहीं से स्टार्ट करते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र, आपको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। एक जोड़ा वक्र, एक जोड़ा यानी कि 2 किडनियाँ होती है, ठीक है, और मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी देखो इसे किडनी को इस मूत्रा से जोड़ के रखती है। ये पाइप क्या दिख रहा है आप लोगों को, मूत्रवाहिनी दिख रही है, ये भी एक जोड़ी होती है। एक मूत्रा से होता है जहाँ पर ये इकट्ठा होता है, तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वक्रक यानी किडनी होती है उदर में, यानी पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। वक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। इसका मतलब यानी सबसे पहले जो अपशिष्ट था वो इसमें बना, किसमें, किडनी में, किडनी में तैयार हो गया। किडनी से क्या होगा, वो अपशिष्ट इस मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। जब यहाँ पर दबाव पड़ता है फिर यहाँ के द्वारा बाहर निकाल जाता है। ठीक है, अब देखो सपोज करो आप लोग कि मूत्र बनता क्यों है। मूत्र इसलिए बनता है कि जो ब्लड में जितने भी अशुद्धियाँ थी, जैसे उधर ऑक्सीजन तो जोड़ दी किसने, फेफड़ों ने, लेकिन यहाँ पर भी शुद्धिकरण का कार्य होता है, कहाँ पर, किडनी में। किस में होता है, किडनी में। पढ़ते हैं, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों को, वर्ज्य का मतलब होता है जो वर्जित होते हैं, जिनका इस्तेमाल शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, को छानकर बाहर निकालते हैं। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, यानी कि फेफड़ों में CO2 अलग हो जाती है।
जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो वहाँ पर बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि जल का जितना भी कार्य होता है या जो जलीय जो लिक्विड होता है वो सारा लिक्विड यहाँ पर किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो किडनी क्या होती है? बहुत पतली भित्ति वाले रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। किडनी में या वक्रक में प्रत्येक कोशिका गुच्छा एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। देखो, ये जो किडनी आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसकी मैं आपको छोटी छोटी एक इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक्रक की जो इकाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। याद रखना, ये है नेफ्रॉन। ये उस किडनी के अंदर पाई जाने वाली एक अलग से इकाई होती है। देखो, अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे छोटी मोटी पदार्थ हो, जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, ये क्या होते हैं? किडनी में रह जाते हैं। ये किडनी में रह जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? किडनी क्या काम कर रही है, मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखो, इधर आपको अलग से समझ में आएगा कि किडनी का विशेष काम क्या है। देखिए, ये किडनी है अपनी, ठीक है। ये वक्रक हो गया, ये मूत्र वाहिनी है और ये मूत्राशय है, और यह मूत्र मार्ग है। इसमें सिस्सन होता है जिसके द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, जो रुधिर में जितने भी नाइट्रोजन यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यहाँ पर इसका रुधिर का लिंक होता है। इनका रुधिर यहाँ पर शुद्ध होता है। यहाँ पर क्या होता है? शुद्ध होता है। अगर रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है या यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, अमोनिया की ज़्यादा है, या जितने विषैले पदार्थ हैं जिनको बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उन सभी को यहाँ पर फिल्टर करता है। उन सभी को क्या करता है? यहाँ पर फिल्टर करता है, और इन सभी को यहाँ पर इस मूत्रवाहिनी के द्वारा इस मूत्राशय में डाल दिया जाता है। इस मूत्राशय में डाल दिया जाता है, जिसको अपन यूरिन करते हैं। तो इस किडनी के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं वक्राणु या नेफ्रॉन। के अंदर जो एक छोटी संरचना होती है उसको अपन बोलते हैं वक्राणु या नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है? उसको फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। नेफ्रॉन क्या करता है? उस रुधिर में जितने भी अवयव हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है उनको तो बाहर निकाल देता है, और जिनकी ज़रूरत है उनका वापस से अवशोषण करके उसको रुधिर में मिला देता है। कई बार आप लोग देखते हैं, अगर शरीर में मान लो गर्मियों का समय है, गर्मी का समय, तो आप लोग देखते हैं यूरिन के अंदर आप लोगों को पानी की मात्रा कम नज़र आएगी, पानी की मात्रा कम नज़र आएगी। लेकिन सर्दियों में अपन बार बार पेशाब जाते हैं या बाथरूम करने जाते हैं। इसका कारण क्या हो गया? सर्दियों में क्या होता है? पानी की खपत कम होती है, क्योंकि पानी का उत्सर्जन कम होता है, जैसे पसीना वगैरह से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस समय क्या होता है? पानी का उत्सर्जन यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। देखो, जैसे ये जो पानी है या उत्सर्जित पदार्थ है, पानी या उत्सर्जित पदार्थ है, इनकी एक लिमिट होती है, इनकी एक निश्चित अनुपात होता है कि ये इतने अनुपात में शरीर को चाहिए। अगर शरीर में ये अनुपात ज़्यादा होने लगता है ना, तो ये जो अपनी जो किडनी है वो इसको बाहर कर देती है, शरीर से बाहर कर देती है। और अगर इनकी मात्रा कम पड़ने लगती है तो यहाँ से वापस ले जाती है उसको। वो बोलते हैं कि नहीं भाई, इसको बाहर नहीं फेंकना, इसको वापस ले चलो इसको। ठीक है, और ये सारे इकट्ठा कहाँ होता है? जाके इस मूत्राशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने बताया मूत्राशय में। और यहाँ पर जब इसकी एक लिमिट होती है कि भाई इतना ये वहन कर सकता है यूरिन को, तो उसके बाद में इसके द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा उत्सर्जी तंत्र। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो अपने दोस्तों या अपने स्टूडेंट को इसको शेयर ज़रूर करना, पहली बात तो। दूसरी बात यह है, जैसे अपना कोर्स पूरा हो जाएगा मैं आपको कंप्लीट कोर्स दूंगा, वो भी निःशुल्क दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद में फिर क्या करेंगे अपन? फिर अपने इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन एक एक करके अलग अलग से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चैनल पे अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।